चर्चा केला गेला तर टॉपिक आपल्यापर्यंत बऱ्यापैकी पोहोचला. आम्हाला बऱ्याचदा असं वाटलं होतं की भाव आणि विचारावर जी चर्चा झाली ती भारी तर नाही पडली ना, कारण काही लोकांशी जेव्हा चर्चा करत होतो तेव्हा असं लक्षात आलं. पण तुम्हा लोकांची उपस्थिती आणि जेवढे रजिस्ट्रेशन्स आणखी बाकी आहे ते सांगत आहे की आपण आणखी ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत. तर भैया आणि आपलं ट्युनिंग व्हावं याच्यासाठी मी थोडंसं हिंदीमध्ये सुरुवात करतो, जे आपला काय भाव आहे तो पण भैयांपर्यंत पोहोचेल. आप सभी का स्वागत है. आज हम लोग वैसे तो दूसरे सत्र में हैं, पहला एक 3 घंटे का सत्र हुआ और आज अभी 3 दिन के सत्र के लिए आगे देखते हैं हम लोग कहाँ तक इसको समझने के क्रम में साथ में चल सकते हैं. बढ़िया. आप सभी को इस बात से अवगत कराने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आदमी का जो जीना है, लास्ट टाइम हमने इस पे चर्चा की थी कि आज हम जितने भी अच्छे से जी पा रहे हैं, हमारा हर पल, आने वाला पल इससे बेहतर हो ऐसी कामना सभी की रहती है. लेकिन ऐसी कामना एक की नहीं, हर एक की ऐसी ही कामना रहती है. लेकिन ऐसी कामना होते हुए भी जो स्वयं में अंतर्द्वंद है, विचारों में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस आधार पे हम स्थिरता से, निश्चितता से नहीं जी पाते. तो विचारों में स्थिरता, निश्चितता कैसे आएगी, समाधान हमारे विचारों में निरंतर कैसे बना रहेगा, इसका विकल्प सुनने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं. यही व्यक्ति जब निश्चितता और निरंतरता के साथ, आश्वस्ति के साथ परिवार में रहता है तो उसका रहना एक बढ़िया ढंग से होता है. और अगर ऐसी निश्चितता, अपने विचारों में स्थिरता अगर नहीं है तो फिर परिवार में भी आपस में शंका, तकरार और अभाव से हम लोग जीते हुए दिखते हैं. तो इसका निरंतर परिवार में सुख समृद्धि पूर्वक जीने का यह एक विकल्प है. इस अर्थ में भी आज हम यहाँ उपस्थित हैं कि परिवार में निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक कैसे हम जी पाएंगे. जब समाज में जाते हैं तो आपस में देखते हैं कि बच्चे जब बाहर है तो हम भयग्रस्त हैं. तो समाज की भी स्थिति आज हमको हमारे कितना भी अच्छा चाहने के बाद भी अपेक्षित जो परिणाम है वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए. तो क्या इसको सुधारा जा सकता है? नहीं जा सकता. तो स्वयं के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और जब हम इस प्रकृति के साथ जीने जाते हैं तो आज जो प्रकृति की हालत है, और क्वेश्चन बनता ही है क्या ये हाल जो है अभी जो दिख रहे हैं हमको, टेम्परेचर है जो भी है, क्या ये अज्ञानी व्यक्ति ने किया है, विज्ञानी व्यक्ति ने किया है, शिक्षित व्यक्ति का काम है, अशिक्षित व्यक्ति का काम है ना, कि विद्वान व्यक्ति का काम है? अगर इसको हम और ठीक से देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा, हम खुद ही इसका समीक्षा कर पाएंगे ये धरती की जो हालत है उसमें सबसे बड़ा रोल कौन सा है. तो स्वयं के स्तर पर अंतर्द्वंद है, परिवार में शंका, अभाव से ग्रस्त है, समाज में भयग्रस्त है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, और धरती का जो हालत है वो भी हमारे अपेक्षा अनुरूप तो नहीं दिखता है. तो इस आधार में स्वयं से लेकर इस अस्तित्व के पूरे इकाइयों तक आपस में कैसे तालमेल हो, हम अच्छे से कैसे जी पाए. हमारे बच्चे 20-25 साल हमारे बच्चे स्कूल में लगाते हैं, क्या वो इस विश्वास से संपन्न हो पाएंगे कि वो हर आदमी के साथ और इस प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जी पाए. तो इस प्रस्ताव को लेकर अगर ऐसी स्थिति हमको हमारी बनती है तो हमारा हर पल जो है वो खुशहाली पूर्वक होने वाला है, क्योंकि हम आप स्वयं में अंतर्द्वंद से मुक्त रहेंगे, परिवार में शंका से मुक्त रहेंगे, तकरार से मुक्त रहेंगे, समाज में भय से मुक्त रहेंगे और प्रकृति के साथ नियम पूर्वक जी पाएंगे. ऐसी हमारी कामना है और ये पूर्वजों से होती आई. लेकिन हम इतनी अच्छी कामना होने के बाद भी आज जिस स्थिति में हम लोग चाहते हैं उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए. तो ये खुशहाली का विकल्प है. इस विकल्प को प्रस्तुत करने के लिए भैया आज हमारे साथ है. भैया किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लास्ट टाइम भी परिचय करवाया था, लेकिन एक ब्रीफ में मैं बोल देता हूँ कि भैया जो है मूलतः दिल्ली के निवासी हैं, अभी छत्तीसगढ़ में रहते हैं पिछले 25 साल से लगभग, और परिवार में श्रीमती जी है, एक बेटा जी है, बहू है, और अभी अभी भैया 2 महीने पहले दादा भी बने. तो एक खुशहाल परिवार है और अपने परिवार की खुशहाली बांटने के लिए हम सभी के साथ उपस्थित है. दूसरा यह है कि भैया ने लगभग 20 साल इस सारी प्रक्रिया में लगाए हैं
और ये जो अनुसंधान जिसको हम लोग सुनने जा रहे हैं, जिस प्रस्ताव को हम लोग सुनने जा रहे हैं, इसके लिए भी एक आदमी की 20-25 साल की मेहनत है, फिर उसकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अर्थ में मेहनत है। तो इस धरती का ये सुंदर ये एक परिपूर्ण अनुसंधान जो है, इसको सुनने के लिए एक सुंदर अवसर हम सभी को मिल पा रहा है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा मन लगा कर इसको सुने। बीच बीच में हम लोग आपस में बात करते रहेंगे। भैया हिंदी में बात करेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है हिंदी समझ में तो आती है, लेकिन प्रश्न पूछते समय दिक्कत हो सकती है। तो जैसे सत्र खत्म हो जाएगा तो अमित है, मैं हूँ या हम में से कोई भी भाई है, वो साथ में आपके रहेंगे। आप मराठी में प्रश्न पूछिएगा, निसंकोच होकर प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव में मेथड में चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक से एक से प्रवचन होते रहेगा और हम लोग चुपचाप सुनते रहेंगे। जितने प्रश्न है मन में, टॉपिक को थोड़ा डिलीवर होने देते जाएंगे, और जैसे भी मन में शंका आती है तो प्रश्न को नोट डाउन करके रखेंगे। अगर कॉपी सभी ने लाई है, वैसी सूचना तो थी तो बहुत अच्छा है, नहीं लाई तो रेसेस में या जैसे अवेलेबल हो सकती है हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। और आप अपने प्रश्न है मानसिक रूप से किसी के मन में पर नारी पर पुरुष का विचार आ जाए, लेकिन सैद्धांतिक रूप में वो ये मानता है कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। इससे कितने लोग सहमत हैं, है ना? ये बड़ी बात है। देखो ऐसा नहीं है ये हमारी योग्यता, ये हमारी योग्यता है कि परंपरा की योग्यता है? ये परंपरा की योग्यता है। तो परंपरा ने जिन बड़ी वैल्यूज को हमके दिया, एक अनजान लड़की हमारी पत्नी होने के बाद में अपना पूरा जीवन हमारे घर की समस्याओं के साथ में झेलते हुए या उनको स्वीकारते हुए लगा देती है। वो चाहे हमारा एक्सीडेंट हो जाए, दोनों टांगे कट जाए, चाहे आर्थिक रूप से कितनी भी खराब स्थितियाँ आ जाए, पर पत्नी इसलिए छोड़ के नहीं चली जाती है कि अब तुम्हारे पास पैसा वैसा नहीं है इसलिए मैं जा रही हूँ, या तुम्हारा शरीर ठीक नहीं रहा इसलिए मैं जा रही हूँ। ये इतना बड़ा कमिटमेंट लेवल दो लोगों के बीच में, इतना बड़ा कमिटमेंट लेवल किसी पति पत्नी की योग्यता है कि ये परंपरा की योग्यता है? ये परंपरा की योग्यता। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि जब जिंदगी में क्राइसिस का समय आता है, इन चीज़ों का सामान्यता है अपनी रूटीन जीवन शैली में हम बहुत ठोस मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। जब कभी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती हैं और तब अपना पराया का पता चलता है, तब आपको बहुत सारी उन चीज़ों का पता चलता है जिनको हम सामान्य परिस्थितियों में जिनका आकलन हम नहीं करते। मैं मेरी ज़िंदगी में 3 बार दौर से गुजरा हूँ जब ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और ज़िंदगी में जैसा चल रहा था वो स्वीकार नहीं था, और ज़िंदगी कहाँ है इसकी तलाश थी। इस तलाश में बहुत सारा एक लंबा दौर गुजरा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो चाहते हैं उस रूप में हमारी चाहनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन चाहनाओं को जीने के लिए हमारी योग्यता हो। जैसे हमारे बीच में सुभाष भाई हैं, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बड़ा काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरी चाहना से हो जाएगी कि मेरी योग्यता से हो? आजकल शहरों में बहुत सारे लोगों को गार्डन, टेरेस गार्डन, और बहुत सारे लोगों को आजकल फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग ये सब का एक वातावरण बना है। मैं चाहता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, खेत भी है, लेकिन मेरे चाहने से हो जाएगी कि योग्यता से हो? तो कोई चीज़ें हम चाह रहे हैं लेकिन उसकी योग्यता हमारे पास है कि नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि सुविधाओं के मामले में तो हमने एक लंबी छलांग लगाई है, और शायद इतनी लंबी छलांग की हमने कल्पना नहीं किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो टेंशन हाथ में आई है, जो परिवार के टूटता हुआ परिवार दिखाई देता है, टूटता हुआ वातावरण दिखाई देता है, तो संसार में देखा जाए तो अभी 2 ही समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा फैमिली वार्मिंग। सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि धरती का तापमान एक निश्चित सीमा के आगे बढ़ जाएगा तो धरती का जो मैग्नेटिज्म है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यदि वो प्रभावित हो गया तो धरती पूरा अपने आप में इम्बैलेंस हो सकती है। तो जहाँ सागर है वहाँ जमीन उभर गई, जहाँ जमीन है कुछ भी उथल पुथल हो सकती है यदि, तो धरती का ठोस बने रहना नॉर्थ पोल साउथ पोल के आपस के चुंबकत्व के प्रभाव के कारण है। परिवार में भी एक चुंबकत्व का परिवार है, प्यार रूपी चुंबकत्व है जो एक दूसरे के साथ में जोड़े रहता है। और ग्लोबल वार्मिंग वो इफेक्ट है जब ये प्यार का, है ना, परिवार में गर्मी बढ़ने लगती है तो ये प्यार का मैग्नेटिज्म टूटता है तो परिवार बिखर जाता है। यदि नॉर्थ पोल साउथ पोल, धरती की गर्मी बढ़ेगी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल डिस्टर्ब होने से धरती बिखरेगी, और परिवार तो बिखर ही रहा है, उसको हमने बिखरते हुए देखा। और जैसे जैसे ये एजुकेशन बढ़ी है,
तो एजुकेशन के बढ़ने के साथ साथ मशीन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मानव के साथ जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है? मशीन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मानव के साथ जीने का कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से घटा है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप से लेके तमाम जो कुछ भी प्रयोग दुनिया भर में हो रहे हैं, उसका एक ही मतलब है, हमको मानव के साथ जीने का कॉन्फिडेंस घट रहा है, पैसे के साथ जीने का कॉन्फिडेंस घट रहा है। बुरा वक्त आएगा तो कौन काम आएगा? पैसा काम आएगा। इस बात पे हमको भरोसा है, बुरा वक्त आएगा तो पैसा काम आएगा, बाकी कोई अपना अपना नहीं होता है। तो आदमी के साथ जीने का कॉन्फिडेंस हमारा घटा है। ये एजुकेशन के साथ साथ बहुत तेजी से घटा है, ये भी हमने देखा है। अब हमने देखा कि पारिवारिक स्थिति को देखा, फिर हमने धार्मिक जो भी हमारी स्थितियां हैं वो एक समय तक कारगर थी जब तक हमारे पास विज्ञान शिक्षा नहीं आई थी। तो बेसिकली तमाम धार्मिक शिक्षाओं को उपदेश विधि से दिया जाता है, आदेश, उपदेश, निर्देश, है ना। हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा जीना चाहिए। और जब से विज्ञान शिक्षा आई है, बच्चों में तर्क विकसित हुआ है। तर्क विकसित होने के साथ साथ अब बच्चा हर बात पे तर्क करता है ना, कि शादी क्यों करना है। ये शादी को लेके जो समस्या आई और युवाओं में काफ़ी बड़ा कंफ्यूजन है। और मैंने देखो ये पाया इतने सालों में, जो लोग इमोशनली अपने आप में स्टेबल नहीं हैं वो जिंदगी में बड़े निर्णय नहीं ले पाते। पैसा होने से आप बड़े निर्णय ले पाएंगे, इसकी संभावना बहुत न्यूनतम है। पद होने से आप बड़ा निर्णय ले पाएंगे, पद और पैसा बहुत छोटी ताकत है। इमोशनली किसी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत बड़ी ताकत है। और यदि हम संबंधों में नहीं जी पाते हैं, हम संबंधों में, अभी आपके पास बुरा वक्त आएगा तो कितने लोग आपके साथ खड़े हैं? कल आपका बुरा वक्त आएगा तो कितने लोग आपके साथ खड़े हैं? तो आपको इंश्योरेंस पे भरोसा ज़्यादा है कि अपनों पे भरोसा ज़्यादा है? तो ये जो अकेलापन है ये हमको बाजार की ओर ले जाता है। अकेलापन हमको घबराहट पैदा करता है, अपनी ज़िंदगी में निराशा देता है। या तो इसका मतलब है कि इमोशनली हमारा स्ट्रॉन्ग होने का एक ही मतलब है कि हमारे भीतर से एक स्टेबिलिटी, हमारे भाव में एक ठोसपना हमारे पास हो, और हमारे पास ऐसे लोग हों जिनको मुझको लगता है कि चाहे कुछ भी परिस्थिति आएगी, ये लोग मेरे हैं, मेरे साथ खड़े। इसके लिए हमने कुछ वर्कशॉप करना शुरू किया। और एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, मेरे को वो काफ़ी उचित लगा और उससे काफ़ी लोगों का ध्यान भी जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने पारिवारिक स्थिति को देखा, हमने अपनी एजुकेशन की स्थितियों को देखा, धार्मिक स्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारी कंडीशनिंग थी वो तार्किक शिक्षा के बाद में अब वो कंडीशनिंग काम नहीं आ रही। क्या? जैसे कितने लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें हैं, लेकिन हम अपने बच्चों तक उसको नहीं पहुंचा पाते। बात बताइए, है ना। कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि आपके जवान बच्चे से बात करते समय, जवान मतलब 8th के ऊपर का बच्चा, 9th के ऊपर का बच्चा जवान ही हो जाता है, आपके जवान बच्चे से बात करते समय कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि उसका तर्क, उसका लॉजिक आपसे ज़्यादा मजबूत है और आपको सम्मानजनक वापसी करनी पड़ती है? कितनी बार ऐसा होता है ना। ये तमाम घटनाएं ये बताती हैं, है ना, कि बच्चों का जो सोचना है, जो उनका सोचने का तरीका है वो हमसे ज़्यादा रैशनल है, हमसे ज़्यादा लॉजिकल है। उनके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं हैं। और ये भी एक सोचने की बात है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? आप बताइए। हाथ उठाते जाओ, इससे ना शोल्डर पेन नहीं होगा। ये शोल्डर की एक्सरसाइज है, तो इसलिए मैं बीच में कराते रहूँगा। अब ये बच्चों का सम्मान घटते जा रहा है, तो क्यों घटते जा रहा है? इसमें बच्चे जिम्मेदार हैं कि पेरेंट्स जिम्मेदार हैं? देखो ये सोचने की बात है। हमको बोलते समय संकोच तो होता है। कोई आपका सम्मान क्यों करे? नमस्कार। कोई आपका सम्मान, कोई किसी का सम्मान क्यों करता है? देखो, कोई किसी का सम्मान केवल एक ही नियम से करता है कि आपके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है और मैं उसको पाना चाहता हूं। बात ठीक लग रही? कोई किसी का सम्मान क्यों करता है? आपके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है और मैं उसको पाना चाहता हूं। और जिस दिन हम दोनों बराबर हो जाएंगे,
उस दिन फिर दोस्ती का संबंध हो सकता है, लेकिन वो जो सम्मान है, जैसा हमने सम्मान को देखा है वो वाला सम्मान नहीं रहेगा। जैसे एक छोटा बच्चा खाना खाना चाहता है, आपको खाना खाते देखता है, बोलना चाहता है, चलना चाहता है, लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कमाना चाहता है। वो देखता है कि ये कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता। एक छोटा बच्चा चलना चाहता है, आपको चलते हुए देखता है, लेकिन उसको लगता है कि ये मेरे को चलना सिखाएगा, तो आपकी उंगली पकड़ के सीखता है, आपसे बोलना सीखता है, खाना सीखता है। एक दिन वो चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, खाना सीख जाता है। और ऐसा कितना कॉमन है कि बच्चे की पहली सैलरी पिताजी की अंतिम सैलरी से बड़ी थी। कितने परिवारों में ऐसा हो रहा है? बच्चे की पहली सैलरी पिताजी की अंतिम सैलरी से बड़ी है। ये कॉमनली हो रहा है कि नहीं? तो अब बच्चा बाप से ज़्यादा पैसा कमाता है। संसार का ज्ञान बच्चे को ज़्यादा है कि बाप को ज़्यादा है? जवान बच्चे को ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा पैसा कमाता है। अंग्रेजी बोलने में बच्चा ठीक है कि आप ठीक हो? बच्चा ज़्यादा ठीक है। मोबाइल चलाने में, कंप्यूटर चलाने में बच्चा ज़्यादा ठीक है। बच्चे उसने भी 2 पैदा कर लिए। अब आप क्या चीज़ में बड़े हो? हैं? हाँ, हम तुम्हारे बाप होते। देखो, ये समझने की बात है। एज में बड़े हैं बस। और एज हमारी कमाई हुई चीज नहीं है। मैंने इंग्लिश मेहनत करके सीखा, मैंने कंप्यूटर मेहनत करके सीखा, मैंने पैसा कमाना सीखा, मैंने बोलना सीखा, मैंने चलना सीखा, है ना? ये मैंने मेहनत करके पाया। तो उम्र के आधार पे सम्मान होने का जगह बनता नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो बायोलॉजिकल है। उसमें भी बना रहेगा यदि आप वो हरकतें नहीं करोगे जो नहीं करने लायक है। आप घर में क्या कर रहे हैं? बच्चे के सामने यदि बच्चा माँ बाप को लड़ते हुए देखता है, तो बच्चा माँ बाप के सामने क्या निष्कर्ष निकाले? इनको अकल है कि नहीं है? यदि बच्चे के सामने माँ बाप लड़ते हुए दिखाई देते हैं, बच्चे के सामने आप इस तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हैं, तो जाति और धर्म के भेद को बताता है। जो छोटे बड़े का हिसाब किताब करता है, तो बच्चा आपके मानसिक स्तर को कैसा मानेगा? ऊंचा मानेगा कि नीचा मानेगा? तो इस तरह से जवान होते होते वो तमाम चीज़ें देख लेता है, कहता नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर लेता है जहां आप कमज़ोर। तो मेरे को लगता है कि उम्र का सम्मान भी बचा रहेगा यदि हम रिश्ते का सम्मान भी बचा रहेगा, यदि हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ना करें, है ना? नेगेटिव चीज़ें करके हम बहुत सारा रिश्ता हमने खोया है, उसको धीरे धीरे और चर्चा करेंगे। तो इसका एक ही मतलब है, क्या चीज़ होगी कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा सम्मानित बने रहेंगे, जबकि एक बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान करके खुश होता है कि अपमान करके खुश होता है? सम्मान करके खुश होता है। एक माँ बाप सम्मान पाके खुश होते हैं, टीचर सम्मान पाके खुश होता है, बच्चा अपने टीचर को सम्मान देके खुश होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपमान करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसमें उसके भीतर रिएक्शन बन गया है, जिसमें उसके भीतर उनका अवमूल्यन, अंडर इवैल्यूएशन। क्या हुआ है कि रजिस्ट्रेशन पे फास्ट कितने लोगों का है, उपवास कितने लोगों का है और खाना कितने लोग खाने वाले हैं, ये नहीं हो पा रहा है। व्यवस्था के लिए थोड़ा सा जो लोग उपवास